दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर दिन नया ट्विस्ट आता है और आज की बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी भी अमेरिका राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं, उन्होंने रूस के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, सेकेंड स्टेज सेक्शन। अब सवाल ये है कि ये सेकेंड स्टेज सेक्शन क्या है और अगर ये लागू हो गया तो इसका असर किस पर पड़ेगा? रूस पर, अमेरिका पर या फिर पूरे ग्लोबल मार्केट पर? आइए पूरी बात समझते हैं। ट्रम्प ने अपने हालिया बयान में ये साफ कर दिया है कि रूस को लेकर अमेरिका सॉफ्ट नहीं होने वाला। पहले स्टेज के सेक्शन के बाद भी रूस ने यूक्रेन युद्ध में अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उल्टा उसने तेल की सप्लाई, सोने की ट्रेडिंग और बैंकिंग सिस्टम में वैकल्पिक के रास्ते खोल दिए। अब ट्रम्प चाहते हैं कि रूस को उसी की सबसे बड़ी ताकत एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर से चोट पहुंचाई जाए। सोचिए, जैसे किसी कंपनी का दिल और दिमाग होता है, वैसे ही किसी देश का दिल, जो कि उसकी एनर्जी सप्लाई है, और दिमाग है उसका फाइनेंशियल नेटवर्क। और अब अमेरिका इन्हीं दो जगह पर वार करने की तैयारी कर रहा है। सेकेंड स्टेज सेक्शन को आप ऐसे समझिए। पहले स्टेज में अमेरिका ने रूस की कुछ बैंक पर रोक लगाई थी, कुछ तेल कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था और हथियारों की सप्लाई चेन को टारगेट किया था। लेकिन रूस ने चीन, भारत और मिडिल ईस्ट से नए डील्स के रास्ता निकाल दिया। अब सेकेंड स्टेज में रूस से सीधा या इनडायरेक्टली खरीद पर नए नियम बनेंगे। रूस के उन बैंक पर रोक लगेगी जो अभी भी डॉलर या यूरो में ट्रांजैक्शन कर रही है, और भी संस्थानों को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर करने की कोशिश होगी। रूस को एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी हाईटेक मशीनरी और सॉफ्टवेयर से कटना। ये सब कदम उठाए गए तो रूस के लिए मुश्किल जरूर बढ़ेगी, लेकिन दुनिया के लिए भी इसका मतलब होगा महंगाई। अब सोचिए, अगर रूस से तेल की सप्लाई और घटा दी गई तो सबसे पहले असर कहाँ दिखेगा? ऑयल प्राइस पर। रूस दुनिया के टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है, और ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं बल्कि सप्लायर भी है। यूरोप का बड़ा हिस्सा आज भी रूस पर एनर्जी के लिए डिपेंड करता है। अगर सप्लाई कट हुई तो कच्चा तेल महंगा होगा, यूरोप में बिजली और गैस की कीमतें आसमान छूएंगी, और भारत जैसे देश जो रूस से सस्ता तेल खरीद कर फायदा ले रहे हैं, उन्हें भी मुश्किल आएगी, क्योंकि शिपिंग और पेमेंट चैनल पर असर होगा। यानी चोट सिर्फ रूस पर नहीं, पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगी। रूस भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। पुतिन पिछले 2 सालों से तैयार ही बैठे हैं। उन्होंने पहले ही ऑयल ट्रेड को डॉलर से हटाकर युआन और रुपये में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। सोचिए, अगर अमेरिका डॉलर से ट्रेडिंग पर रोक लगाए तो रूस कहेगा ठीक है, मैं चीन से युआन में डील करूंगा, भारत से रुपये में। यानी सेक्शन का सीधा असर शायद कम हो, लेकिन लंबे वक्त में इसका जो एक और खतरा भी मिल सकता है, जैसे कि डॉलर का बचत कमजोर होना। ट्रम्प का यह कदम केवल रूस को कमजोर करने का नहीं है, बल्कि एक तरह से दुनिया को यह मैसेज देने की अमेरिका ही बस है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यूरोप के कई देश खुद असमंजस में है और रूस से पूरी तरह से एनर्जी सप्लाई काट भी नहीं सकते, क्योंकि विंटर सीजन में उन्हें गैस चाहिए ही चाहिए। भारत जैसे देश डबल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और दूसरी तरफ रूस से सस्ता तेल, और यह बैलेंस अमेरिका को और खटकता है। अब एक और एंगल से समझिए, अमेरिका में चुनावी साल आने वाला है और ट्रम्प हमेशा से अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। चीनी, मैक्सिको और ईरान, हर जगह उन्होंने स्टैंड लिया। अब रूस पर सेकेंड स्टेज सेक्शन का कार्ड खेलना उनके लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी फायदा का सौदा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक मजबूत लीडर की इमेज और डोमेस्टिक लेवल पर वोट बैंक को मैसेज, देखो मैं दुनिया से नहीं डरता। तो अब सवाल यह है कि अगर ये सेक्शन लागू हो गए तो आगे क्या होगा? 3 बड़े सीन सामने आ सकते हैं। यानी कि पहला, रूस झुक जाए और युद्ध में बातचीत की टेबल पर आए। दूसरा है, रूस और चीन का गठजोड़ और मजबूत हो जाए, जिससे अमेरिका के लिए नई सिरदर्दी खड़ी होगी। तीसरा है, ग्लोबल इकोनॉमी के पर दबाव, यानी कि महंगाई, तेल संकट और डॉलर के खिलाफ नए ट्रेडिंग सिस्टम का उभरना। तो दोस्तों, ये सेकेंड स्टेज सेक्शन किसी फिल्म का सीक्वल नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया एपिसोड है, यानी कि फाइनल वार्निंग कह सकते हैं।
लेकिन असली सवाल यही रहेगा, क्या ये सेक्शन रूस को रोक पाएंगे या फिर उल्टा अमेरिका की जेब पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि आखिर में खेल सिर्फ रूस वर्सेस अमेरिका नहीं है, खेल है तेल, पैसा और पावर का, और इसमें हर देश कहीं ना कहीं शामिल है। अगला बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। दोस्तों, मिडिल ईस्ट ये दुनिया का वो इलाका है जिसे अगर आप शतरंज के बिसात पर मान लें तो हर मोहरा यहाँ या तो राजा की रक्षा कर रहा है या फिर चेकमेट करने की कोशिश में है। और इसी वक्त जो हालात बन रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। गाजा, इजराइल, ट्रंप और अब ईरान, चार नाम और एक बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, गाजा शिफ्ट पहले ही महीनों से युद्ध की आग में जल रहा है। इजराइल ने हाल ही में अपने प्लान में ये साफ कर दिया है कि अब सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि ग्राउंड कंट्रोल यानी कि जमीनी कब्जे की रणनीति अपनाई जाएगी। सोचिए, किसी शहर में बार बार पुलिस रेड करे लेकिन अपराध खत्म ना हो तो पुलिस कह दे ठीक है, अब हम पूरा इलाका अपने कंट्रोल में लेंगे। यही हाल गाजा का है। इजराइल का मकसद साफ है कि हमास को पूरी तरह ख़त्म करना, गाजा को अपनी सुरक्षा दीवार के पीछे लाना और वहाँ के राजनीतिक स्ट्रक्चर को बदल देना। लेकिन दोस्तों, गाजा कोई छोटा इलाका नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा की आबादी, तंग गालियाँ, भूमिहीन सुरंगें, कब्जा करना जितना आसान सुनने में लगता है उतना कठिन जमीन पर है। अब इसमें एंट्री होती है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने बयान दिया है कि अगर हालात और बिगड़े तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उनका संदेश दो हिस्सों में था। पहला, इजराइल को ओपन सपोर्ट, आप अकेले नहीं हैं। दूसरा, ईरान को सीधे धमकी, अगर आप और आगे बढ़े तो इसका अंजाम भुगतान पड़ेगा। ये ट्रंप का क्लासिक स्टाइल है, डिप्लोमेसी कम चेतावनी ज़्यादा। लेकिन यहाँ है कि पेंच भी, अमेरिका की इमेज पहले ही अफगानिस्तान और यूक्रेन के मुद्दे पर कमज़ोर पड़ी है। अब अगर ट्रंप फाइनल चेतावनी देते हैं तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या सच में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है वो है ईरान। ईरान ने हाल ही में साफ किया है कि अगर इजराइल गाजा पर फुल कब्जा करता है तो वो चुप नहीं रहेगा। और शायद रखिए, ईरान के पास सिर्फ बयानबाजी की ताकत नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की ताकत है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोही, इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप्स। ईरान चाहे तो सिर्फ एक बटन दबाकर कई फ्रंट खोल सकता है, यानी लड़ाई सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे मिडिल ईस्ट में आग फैल जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है और ईरान युद्ध में कूदता है तो सबसे पहले असर कहाँ दिखेगा? सीधा असर ऑयल मार्केट में दिखेगा। ईरान दुनिया के बड़े ऑयल सप्लायर में है। अगर खाड़ी में युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। आप और हम जैसे लोग, जैसे कि आम लोग, उनके लिए इसका मतलब होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट फर्स्ट बढ़ेगी और फिर हर चीज़ की कीमत ऊपर जाएगी। यानी गाजा की गलियों से शुरू हुआ ये संकट आपके और मेरे जेब तक भी पहुंच सकता है। इजराइल एक तरफ गाजा पर कंट्रोल की प्लानिंग कर रहा है, दूसरी तरफ अरब देशों से शांति की डील्स करना चाहता है। सोचिए, जैसे कोई पड़ोसी आपके घर पर कब्जा करे और साथ ही कई चलो दोस्ती का हाथ भी चढ़ाते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब जैसे देश दुविधा में है। वो अमेरिका के भी करीब है लेकिन अपनी जनता के गुस्से से डरता है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है कि ट्रंप भले ही इस समय राष्ट्रपति नहीं है लेकिन उनका बयान वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी हमेशा नो फिल्टर रही है। वो सीधे बोलते हैं और अवसर उनके शब्द ही माहौल को और गर्म कर देते हैं। जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाइल है मीटिंग्स, डिप्लोमेसी और धीरे धीरे कदम उठाना। तो अब दुनिया को ये भी लग रहा है कि अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो मिडिल ईस्ट में बड़ा भूचाल आ सकता है। अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो 3 सीन बन सकते हैं। पहला, इजराइल कब्जा पूरा कर लेता है लेकिन इसके बाद उसे गाजा में लंबे समय तक भारी विरोध झेलना पड़ेगा। दूसरा है, ईरान खुलकर युद्ध में उतरता है और फिर ये सिर्फ गाजा का युद्ध नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ जाएगा। और तीसरा है ग्लोबल पावर का दखल, यानी कि अमेरिका, रूस, चीन, ये सब बीच में आएंगे और ये युद्ध वर्ल्ड
प्राइवेसी वार का रूप में ले लेगा। तो दोस्तों, गाजा पर इजराइल का कब्जा प्लान, ट्रंप की फाइनल चेतावनी और ईरान की एंट्री, ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट को फिर से सुलगा रहे हैं। यानी हालात ऐसे हैं कि जैसे सूखी लकड़ी के ढेर पर माचिस की तिल्ली गिर चुकी हो। सवाल बस ये है कि आग कितनी बड़ी होगी। क्या ये सिर्फ गाजा तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया तक फैलेगी? क्योंकि याद रखिए, मिडिल ईस्ट में कोई भी संघर्ष सिर्फ लोकल नहीं होता, उसका असर न्यूयॉर्क, दिल्ली और लंदन तक महसूस होता है। अब बात करते हैं इंडिया नेपाल ट्रेड की। दोस्तों, अगर आप भारत नेपाल रिश्तों को सिर्फ ओपन बॉर्डर और भाई भाई तक सीमित समझते हैं तो आप आधा कहानी जानते हैं। असली कहानी है ट्रेड और डिपेंडेंस की। आज हम बात करेंगे कि आखिर नेपाल भारत पर कितना निर्भर है। और जब हम कहते हैं कि निर्भर, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी जरूरी चीज़ है। तेल, दवाइयाँ, बिजली और खाने पाने का सामान। नेपाल एक लैंडलॉर्ड देश है, यानी कि उसके पास समुद्र नहीं है और बिना समुद्र के किसी भी देश की ट्रेडिंग आज़ादी अधूरी होती है। नेपाल की हर बड़ी सप्लाई जैसे कि तेल, दवाइयाँ और मशीनें, फर्टिलाइज़र सब भारत के रास्ते से आती है। सोचिए, जैसे कोई छोटा भाई मार्केट खुद जाकर खरीदारी नहीं कर सकता और हमेशा बड़े भाई से कहता है, भैया ये भी ला देना, वो भी ला देना। नेपाल के लिए भारत वही बड़ा भाई है। नेपाल में जितने भी पेट्रोल पंप है, उन पर बिकने वाला तेल 100% भारत से आता है। हाँ, आपने सही सुना, नेपाल का कोई एयर रिफाइनरी नेटवर्क नहीं है। हर लीटर पेट्रोल और डीजल जो काठमांडू की सड़क पर जलता है, उसकी जड़ें भारतीय सप्लाई लाइन से जुड़ी है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने हर डील सीधे भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से होती है। अगर भारत सप्लाई रोक दे तो नेपाल की गाड़ियाँ, बसें, फैक्ट्रियाँ ये सब ठप पड़ जाएगी। हेल्थ सेक्टर में भी नेपाल भारत पर भारी निर्भर है। नेपाल के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले करीब 70% दवाइयाँ भारत से आती है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर सर्जिकल सामान तक सबकी सप्लाई भारत से होती है। यहाँ तक कि नेपाल के मेडिकल स्टूडेंट भी भारत कॉलेज में पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। सोचिए, एक पूरा हेल्थ सेक्टर अगर पड़ोसी पर टिका हो तो उसके बिना क्या होगा। ये सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं कि नेपाल जो नदियों से भरा हुआ देश है, वहाँ बिजली की कमी क्यों। असल में नेपाल की हाइड्रो पावर क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी और फंड चाहिए। ये दोनों भारत देता है। भारत ने नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए। नेपाल अब सरप्लस बिजली पैदा करता है और उसका बड़ा हिस्सा भारत को बेचता है। यानी पहले नेपाल भारत से बिजली लेता है, अब बेच भी रहा है। लेकिन यहाँ भी भारत की भूमिका इतनी अहम है कि बिना भारतीय ग्रेड और ट्रांसलेशन लाइन के नेपाल की बिजली खरीदा कोई और बन ही नहीं सकता। नेपाल का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा का सामान भारत से खरीदता है, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, ये बड़ी मात्रा में भारत से आती है। नमक, शक्कर, मसाले, ये नेपाल के किचन में ये सब भारतीय सप्लाई का हिस्सा है। यहाँ तक कि फास्ट फूड, बिस्किट, नमकीन ये सब भारत से आते हैं। सोचिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय, हर जगह नेपाल की थाली में भारत का स्वाद मौजूद है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नेपाल के टोटल इंपोर्ट में 60 से 65% हिस्सा भारत का है। नेपाल को मिलने वाले एक्सपोर्ट का भी सबसे बड़ा खरीदार भारत है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि नेपाल भारत से जितना खरीदता है उतना बेच नहीं पाता। यानी ट्रेड बैलेंस हमेशा भारत के पक्ष में रहता है। इतनी निर्भरता का मतलब है कि नेपाल की राजनीति भी कई बार भारत से प्रभावित होते हैं। अगर नेपाल भारत से रिश्ते बिगाड़ ले तो सप्लाई लाइन में दिक्कत आते ही जनता नाराज हो जाती है। 2015 में भी जब नेपाल ने नया संविधान बनाया और भारत से मतभेद हुए तो बड़ा पर सप्लाई में दिक्कत हुई। इसका असर तुरंत नेपाल की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ा। यानी डिप्लोमेसी में भारत हमेशा एक बड़ा कार्ड रखता है, यानी कि सप्लाई का। अब कोई लोग कहते हैं कि नेपाल भारत पर इतना निर्भर है तो चीन का सहारा ले सकता है। ठीक है, चीन ने कुछ सड़कों और रेल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हिमालय की भौगोलिक मुश्किलें इतनी बड़ी है कि चीन नेपाल का फुल टाइम सप्लायर कभी नहीं बन सकता। सस्ता, आसान और भरोसेमंद रास्ता आज भी सिर्फ भारत ही है। तो दोस्तों, नेपाल की कहानी सीधी है। तेल से लेकर दवाइयाँ, बिजली से लेकर दाल चावल सब भारत से आता है। और इसी रिश्ते का मतलब है कि भारत और नेपाल से पड़ोसी नहीं
बल्कि एक दूसरे की जिंदगी से गहराई तक जुड़े हुए हैं। नेपाल के लिए भारत सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि लाइफ लाइन है, और भारत के लिए नेपाल सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक बम्फर है।